बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली आजकल बड़ा एक हवा बना हुआ है। ऑल दो कि इसके हवाले से पब्लिक में काफ़ी हद तक अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है, लेकिन स्टिल एक मौजूद बहस बना हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसके ऊपर वर्किंग या उसके थ्रू ट्रेड जो है वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा इस हवाले से हम जो है ना आप को आज मालूमात देना चाहेंगे। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ये बेसिकली क्रिप्टो है क्या। क्रिप्टो दरअसल जो है वो एक करेंसी है, जस्ट लाइक जैसे पेपर हमारे पास करेंसी नोट्स होते हैं, क्वाइंस होते हैं, शेयर्स वगैरह होते हैं, सोना होता है। सोने के थ्रू भी जो है ना वो एक टाइप ऑफ वेल्थ है या मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ मोड ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्रिप्टो इज द लेटेस्ट जिसको हम कह सकते हैं ये डिजिटल मेथड ऑफ मोड ऑफ एक्सचेंज है, जिसके थ्रू जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं विद। अब इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम जो है ना इन सब चीज़ों के ऊपर आज रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिस तरह अगर हम करेंसी की टर्म्स में अगर हम बात करें तो रुपीज़ हैं, डॉलर्स हैं, यूरो है, पाउंड्स है। तो हर एक की एक अपनी अपनी वैल्यू है, हर एक की एक अपनी अपनी जो है वो एक वैल्यू है। तो अब इसी तरीके से जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो भी उसमें भी बहुत सारी मतलब कोई 10 से 15 हज़ार के करीब जो है वो करेंसीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है। मैं चंद एक जो टॉप हैं उनके आपको नाम बताना चाह रहा हूँ। जैसे ई टोरो हो गया, बाइनेंस, ये प्लेटफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स की एक्सचेंज करते हैं, तो इसी तरीके से अगर आप क्रिप्टो करेंसी का कोई लेन देन कर रहे हैं तो वो ई टोरो, बाइनेंस, क्वाइन बस है, उसके बाद मंडेला एक्सचेंज है, क्वाइन फ्लेक्स है, ओकेक्स है। अब इनमें इस वक्त जो सबसे ऊपर जो या जिसका जो आप कैपिटल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा 12.67 बिलियन है, वो बाइनेंस का जो प्लेटफॉर्म है वो आजकल जो है बहुत ज़्यादा इन है और ज़्यादातर लोग जो है वो इसके थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर हम इसी तरीके से करेंसीज की बात करें तो टॉप 10 में दी सैंडबॉक्स है, उसके बाद एक्जी इन्फिनिटी है, पोलीग्रेन है, टेरा है, फैंटम, स्लोना, इथेरियम आजकल बड़ी इन है। बिटकॉइन का तो खैर सबने सुना हुआ है और लोग जो है ना वो इसको मिक्सअप भी कर देते हैं कि ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आर सेम। तो बेसिकली बिटकॉइन इज ए वन थिंग। जैसे करेंसी की हम बात करें तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया डॉलर, यूरो, मतलब मल्टीपल करेंसीज हैं। तो बिटकॉइन भी एक करेंसी है। तो अब जब हम बात करते हैं इस करेंसी की और इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, तो इसमें बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत सारे अभी तक आप ये देखें कि किसी भी इंटरनेशनल कंट्री ने जो है वो इसको एज ए करेंसी जो है वो अडॉप्ट नहीं किया। ऑल दो कि उन्होंने इसकी ट्रेडिंग अपने जो है वो हाँ अलाउ तो कर दी है, चंद एक मुल्क ऐसे हैं, लेकिन स्टिल इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो क्रिटिसिज्म उठ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं अगर क्रिटिसिज्म की बात करूं तो उसमें जो वो किया जाता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग इसके थ्रू बहुत ज़्यादा आसान है, फ्रॉड करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है, ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत आसान है, और उसके बाद डार्क मार्केट प्लेस, साइबर क्राइम, टेरर फाइनेंसिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें बहुत ही आसानी से हो सकती हैं। अब क्यों हो सकती हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें जो है वो ट्रांजैक्शन जो कर रहे होते हैं, जो खरीदार है या और जो लेने वाला है, उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। जिस तरह अगर आप करेंसी की बात करें तो उसमें स्टेट बैंक जो है वो गारंटर है। इसी तरीके से अगर आप शेयर्स लेते हैं तो उस शेयर्स की जो कंपनी है, जो इशू करने वाली अथॉरिटी है, वो उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बैक उसकी होती है। अब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन बिटवीन होती नहीं है कि अगर कोई इसमें मिसहैप हो जाए तो उसको करें। इसी तरह ये ट्रांजेक्शन को ट्रेस करना जो है वो भी काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं होता। दूसरी बात ये कि बॉर्डरलेस है, मतलब यहाँ से कोई इंटरनेशनल या किसी भी मुल्क में कहीं से भी अगर इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, उसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन हो सकती है। रेगुलेशंस की कमी है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे तो आपको पता है ना, पाकिस्तान में पब्लिक जो है वो शॉर्टकट ढूंढती है, तो वो तो बस भेड़ चाल में जो है ना वो लगते हैं कि पीछे के फलाने ने बिटकॉइन में इतने कमा लिए, फलाने ने एंथम में इतने कमा लिए। तो उसमें जो है फिर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस हवाले से काफ़ी सारे स्कैम्स भी हैं। पिछले दिनों नेटफ्लिक्स की एक स्क्विड गेम आई थी, तो उसमें भी जो है वो
यही हुआ था कि वो मिनटों में जो है वो विद इन मिनट्स जो है वो करेंसी डीवैल्यू हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि उसके जो इशूअर थे, जो फाइनेंसर थे, वो उसको बेच बाच के अपना माल साइड पे हो गए थे और बीच में सिर्फ हवा में वो रह गए थे, तो उसकी वैल्यू नीचे हो गई थी। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान में हालिया जो है वो एक $100 मिलियन के करीब की एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन जो है वो आइडेंटिफाई की है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, और उसके ऊपर उन्होंने बाइनेंस का एक जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव था उसको भी पकड़ा, और फिर उसके बाद उन्होंने बाइनेंस इंटरनेशनल से भी रब्ता किया, सिंध हाईकोर्ट भी इन्वॉल्व हुई, और ले दे के बात ये आई कि जनाब इसको किसी तरीके से जो है वो रेगुलाइज करने की कोशिश की जाए। हुआ ये कि अब स्टेट बैंक और जो दीगर हमारे इदारे हैं वो ये उन्होंने रेफर तो कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और अपना जो भी प्रपोजल था जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इसको बिल्कुल बैन किया जाए, और बैन करने की वजूहत जो है मैंने आपको बता दी कि मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, ड्रग ट्रैफिकिंग और सो ऑन। तो इस वक्त जो हमारी कहानी है वो इस जगह पे आके रुकी हुई है कि उसको उसके ऊपर जो है वो बैन जो है वो रेफर कर दिया है, और हमारी जो गुफ्तगू होगी वो इसी इसी हवाले से होगी कि आया कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसको उसको जो है वो हम कंटिन्यू करें, उसकी रेगुलाइजेशन पॉसिबल है या नहीं है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अमायद तोला साहब ने, लीगल और टैक्स एक्सपर्ट हैं। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इन्होंने एक थीसिस लिखा था, तो उसके हवाले से भी इनकी बड़ी माहिराना राय है, समझी जाती है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो वेलकम टू द शो तोला साहब। Thank you, Padri Saab. Thank you for having me over. अच्छा, थोड़ा सा आप अपना जरा हमारे नाजरीन को थोड़ा सा ब्रीफ करें कि सबसे पहले अगर आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करते हैं तो उसमें रिस्क जो इन्वॉल्व है वो कौन कौन से हैं? देखिए, आपने इंट्रोडक्शन में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो ये होता है कि अगर मैं स्पेसिफिकली उस डिजिटल कॉइन के हवाले से बात करूं कि इसकी वॉलेटिलिटी बहुत हो जाती है। कभी प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है, कभी बहुत नीचे आ जाती है, और इसको मॉनिटर करने के लिए आपको लिटरली जैसे कहते हैं 24/7 आपको मॉनिटर करना होता है, तब जाके आप जो है उस रिस्क को शायद मिटिगेट कर पाएँ। और स्टेट बैंक का लगभग एक सर्कुलर भी है 2018 में जो आया था, उन्होंने भी ये चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं कि इसमें जो है रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसमें लीवरेज का भी तो बड़ा हुआ है ना कि इसमें बहुत ज्यादा लीवरेज ली जा सकती है। सर वही है, इसकी जो वॉलेटिलिटी है उस हिसाब से फिर जो आप अगर वही आपने बोला अगर लोअर कैप नहीं लगाया तो फिर आपका लॉस भी हो सकता है, लेकिन बनने वाले बन भी जाते हैं इसमें। आपका क्या ख्याल है कि इसके थ्रू जो है वो फॉरेन जो एक्सचेंज है वो नहीं विद इन कंट्री लाया जा सकता, कि फॉरेन एक्सचेंज भी कमाने का एक जरिया हो सकती है ना, कि अगर लोग इसकी एक अवेयरनेस जो है वो हम क्रिएट करें पब्लिक में, और लोग कंप्यूटर्स लेके अगर इसके थ्रू बैठे हुए, बेरोजगारी आपको पता है हमारे यहाँ इस वक्त इतनी आम है, और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ज़्यादा है, तो अगर इस किस्म की कोई स्कीम लाई जाए कि वो खुद माइनिंग शुरू कर दें, तो डू यू थिंक इट इज़ अप्रोप्रिएट एंड कुड इट बी वर्क? देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि फ्रॉड्स और ये सब चीज़ें जो है ये तो कन्वेंशनल फाइनेंशियल सिस्टम में भी पाए बिल्कुल जाते पाई हैं, जाती है, बिल्कुल ठीक पाई है? जाती है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि कोई भी नया सिस्टम आता है, जैसे दिस इज़ अ डेवलपिंग सिस्टम, ये भी जब से इंट्रोड्यूस हुआ है उस वक़्त से काफ़ी डेवलप हो चुका है, चेंज हो चुका है और मज़ीद इसमें चेंजेस आएँगे। तो अगर हमें रेगुलेशन की तरफ जाना है तो हमें सिस्टम को समझना ज़रूरी है, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। जहाँ तक आपने माइनिंग की बात की, बिल्कुल, मगर मैं एक सिर्फ थोड़ी-सी एक माइनिंग का जब वर्ड यूज़ होता है इन रिलेशन टू क्रिप्टो करेंसी, एक कंसर्न ज़रूर आती है, वो आती है क्लाइमेट चेंज की। क्योंकि इसका जो कंज़म्पशन, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी कंज़म्पशन इम्पैक्ट बहुत है, तो ये समझा जाता है कि ये डेट्रिमेंटल है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज गोल्स। हाँ, एनवायरनमेट के लिए जो है वो जी बहुत बिल्कुल। ज़्यादा ये सेहतमंद नहीं है। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, और ब्रेक के बाद जो है वो हम बाकिर साहब का जो है वो व्यू लेंगे इसके ऊपर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, हमें अभी ज्वाइन किया बाकर रिजवी साहब ने, बहुत प्रोमिनेंट होस्ट हैं और डेटा एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल उमूर के माहिर हैं। और वेलकम टू द शो बाकर साहब। जी, जी, शुक्रिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे थोड़ी सी ये क्रिप्टो की रेगुलाइजेशन के हवाले से। तो आपको पता है कि दोनों तरफ से जो है ना आर्गुमेंट जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, जो क्रिप्टो करेंसी को फेवर करते हैं और जो क्रिप्टो करेंसी को फेवर नहीं करते, जो उसके अगेंस्ट में है।
तो इसकी रेगुलाइजेशन के हवाले से जो हालिया हमारी जो कोर्ट ने भी एक रेफर किया था कि आप इसका डिसाइड करें कि इसकी ट्रेड पॉसिबल है, तो उसके हवाले से आपकी क्या राय है? जी, देखिए आप जो कह रहे हैं दोनों तरफ से आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। मेरा आर्गुमेंट ये है कि दोनों तरफ से आर्गुमेंट वीक है। अच्छा। क्योंकि जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, उसमें जो क्रिप्टो कम्युनिटी की तरफ से हमने रिप्रेजेंटेशन देखी है और जो रीजंस दिए गए हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी अच्छा। जानिब जो रेगुलेटरी साइड से भी जो ओपिनियंस आए हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इन इटसेल्फ अभी भी रेगुलेटरी फ्रंट के ऊपर और क्रिप्टो कम्युनिटी के ऊपर जो टॉप पे लोग हैं, वो सही तरीके से अगर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस को उसमें डालें, उसके प्रोज और कॉन्स निकालें, तो ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी फ्यूचर रेगुलेटरी डायरेक्शन क्या होगी। Otherwise, based on the incomplete information, neither you can ban a currency or asset, digital asset, I would call it, या आप उसको रेगुलराइज भी नहीं कर सकते बिकॉज जो कम इंफॉर्मेशन है दैट इज द बिगेस्ट बैरियर राइट नाउ कि लोग उसको समझ सकें, उसको सही तरीके से इकोनॉमी में पेनिट्रेट कर सकें और उसका सही बेनिफिट उठा सकें। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि आप कह रहे हैं ना कि ये क्रिप्टो कम्युनिटी की तरफ से भी बड़े जो है वो वीक किस्म के आर्गुमेंट्स आए, तो वो कौन-कौन से आर्गुमेंट्स हैं और उनको पहले किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? देखिए हम उम्मीद तौर पे करना ही चाहिए कि जो क्रिप्टो कम्युनिटी है हुँ, उनको रिप्रेजेंट करें कुछ लीगल एक्सपर्ट, ठीक कुछ है, फाइनेंशियल मार्केट से एक्सपर्ट और कुछ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट प्लस ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट। ठीक है। अब तक ये नहीं हुआ है, नंबर वन। हुँ, नंबर टू, रेगुलेटरी साइड से भी हमने देखा है कि हमारे रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स सारे ऑन बोर्ड तो हैं, लेकिन हुँ, विद इन देयर रैंक्स हमें इस तरह के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन एक्सपर्ट नजर नहीं आते। हुँ, तो जो रिपोर्ट देखते हैं उसमें आप नहीं देखते कोई भी नोटेबल नेम इंटरनेशनल मार्केट से या फिर इंडस्ट्री या कम्युनिटी से जो कि उन आर्गुमेंट्स को जो उठाए गए हैं उनको वैलिडेट करता हो। ठीक है। दैट इज द लैकिंग दैट वी नीड टू सॉल्व। ठीक है। नहीं, बाकी भाई मुझे थोड़ा-सा पहले ये बताएँ ना कि आर्गुमेंट्स इस वक़्त जो आए हैं वो क्या आए हैं? बिटकॉइन को जो कम्युनिटी है वो क्या कह रही है कि क्यों इसको ट्रेड करना चाहिए? उन्होंने जो आर्गुमेंट दिए वो क्या दिए हैं? इसकी इसकी जो देखिए टेक्निकलिटीज़ के ऊपर जो है और आपकी जो माहिराना राय है वो हम बाद में लेंगे। पहले हमें ये तो पता चले ना कि उन्होंने क्या राय दी है? देखिए जो उन्होंने राय दी तो बड़ी सिंपल है, वो उसमें मायराना कोई चीज नहीं है। वो कह रहे हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंज हो पाकिस्तान के अंदर और ठीक है। पाकिस्तानी क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर सके। नाउ द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज हुँ, कि आया पाकिस्तान में पहले इसको आप एक्सेप्ट करेंगे एज डिजिटल एसेट और नॉट। तो ठीक है। एचटीपी का स्टांस बहुत ही क्लियर है इसके ऊपर कि हुँ, इसको हम एज एन एसेट ट्रीट नहीं कर सकते और एसेट जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो हर ठीक है। प्रोविंस का इख्तियार है कि क्या वो एसेट को ट्रीट करे। तो हुँ, अभी करंट रेगुलेशंस के अंदर क्रिप्टो इज नीदर एन एसेट, नीदर एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुँ, और स्टेट बैंक के पर्सपेक्टिव के अंदर ये लीगल टेंडर नहीं है। अच्छा। तो नीदर इट इज लीगल टेंडर नॉर इट इज अ फाइनेंशियल और एनी सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हुँ, करंटली रेगुलेशंस कुछ नहीं कहती। नाउ देयर आर टू राउट कि हुँ, अगर कुछ नहीं कहती तो क्या पॉसिबल राउट है हुँ, उसके। तो जो तीसरा पॉसिबल राउट है उसमें देखना होगा कि इंटरनेशनली इसको क्या कंसिडर किया गया है। डिजिटल एसेट कंसिडर किया गया है, डिजिटल प्रॉपर्टी कंसिडर किया गया है और उसको किस तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अलाउ किया गया है। तो ठीक है। नंबर वन तो एक्सेप्टेंस के वेदर यू कॉल इट अ डिजिटल एसेट टोकन, इसको आप एक्सेप्ट करें रेगुलेशन में। आया दोनों पार्टी जिसको तैयार हैं नहीं तैयार हैं या किस मैनिफेस्टेशन में तैयार हैं, ये देखना होगा। ठीक है। नंबर टू ये कि डिजिटल टोकन या डिजिटल एसेट को रखना एक बात, लेकिन डिजिटल एसेट के अंदर एक्सचेंज बनाने के बाद उस पर 20 टाइम्स लेवरेज में ट्रेडिंग करना, ये एक बहुत ही हाई रिस्क प्रोपोजिशन है। हुँ, अब तक ग्लोबल मार्केट के अंदर 20x, 30x, इवन 40x तक ट्रेडिंग होती है। इससे मुराद ये कि अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं तो आप 20x पे जाएं और 1 लाख रुपए की क्रिप्टो ले लें। मुराद ये कि अगर 5% वो क्रिप्टो गिरेगा तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। सही तो है। आप जो कहते हैं ना वॉलेटिलिटी, वो हुँ, इनफैक्ट अब इस लेवल पे इतनी वॉलेटिलिटी होती नहीं है बड़े लीडिंग क्रिप्टो एसेट्स के अंदर, लेकिन क्योंकि आपका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है तो आपका अकाउंट उड़ जाता है और आपको वॉलेटिलिटी वो ज्यादा नजर आती है। जी, बाक़ा जाफ़री साहब, आप ज़रा अपने जो है वो इसको सम अप कर दें जो हमारी आज की गुफ्तगू है कि जो है वो हमारे नाज़रीन को बिल्कुल समझ में आ जाए कि हमारी जो है वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी देखिए सबसे पहले जो है आपको ब्लॉकचेन को एज अ टेक्नोलॉजी ठीक है, और स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसीज को डीकपल करना पड़ेगा, ठीक है। अलहदा करके देखना पड़ेगा कि और सबसे पहले आपको ये सवाल का जवाब देना होगा
कि ब्लॉकचेन को एज अ टेक्नोलॉजी हम किस तरह पाकिस्तान में फरोग देंगे, लोकल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स किस तरह हम उसको डेवलप करेंगे, उसमें उनको किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे उनकी सर्विसेज को, और उनकी जो सर्विसिंग रेवेन्यू है उस पर किस तरह अपना शेयर बढ़ाएंगे दुनिया में, नंबर वन। नंबर टू, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्स को किस तरह फरोग दिया जाएगा इकोनॉमी में, और उससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या अचीव हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस तरह ऐड कर सकती है आपके ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट में, उसमें ब्लॉकचेन का क्या रोल है, उसके लिए पूरी एक स्ट्रैटेजी आपको फॉर्मुलेट करनी होगी। तो नंबर टू आपको ये चीज होगा। फिर आपको ये देखना होगा कि जो उनका इंसेंटिवाइजेशन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इंसेंटिवाइज करते हैं, वो टोकन होते हैं, सिक्योरिटी होती है, उसकी लीगल हम किस हैसियत में उसको कबूल करेंगे, रेगुलेटर्स को ये चीज देखनी होगी। उसमें क्या आप रिस्क एवर्सिव स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि उसको किसी फॉर्म में आपको अपनी रेगुलेशन में लेकर आना होगा, सो दैट जो इंसेंटिवाइजेशन मैकेनिज्म है उसको आप लीगैलिटी में कोई स्पेस दें, नंबर थ्री। नंबर फोर, आपको ये देखना होगा कि फिर चले इंसेंटिवाइजेशन मैकेनिज्म आपने कबूल कर लिया या उसको किसी फॉर्म में लेकर आ गए। नंबर फोर ये है कि उसको जो ट्रेड है उसकी ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहले नो योर कस्टमर या केवाईसी का मैकेनिज्म किस तरह से बनाना होगा, और जो एग्जिस्टिंग केवाईसी का मैकेनिज्म है जो कि अभी लोकल फाइनेंशियल एसेट्स के लिए भी बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड नहीं है, अभी भी जो लोकल केवाईसी है, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग है, वो बीच में मैनुअल तरीके से हो रही है। तो ये तो आपको फाइनेंशियल सिस्टम को वैसे ही एफिशिएंट बनाना है। तो जब आपका केवाईसी इंटीग्रेट हो जाएगा और आपको पता है कि कौन सा कस्टमर जो है उसकी क्या मालूमात है जो कि क्रिप्टो या फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज पे लाता है ट्रेड करने के लिए, तो आपको न सिर्फ उससे टैक्सेशन भी आप ले सकते हैं, कैपिटल गेन भी आप कमा सकती है गवर्नमेंट, बल्कि कोई रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट भी आपके पास आ जाएगा, रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी आ जाएगा, और लोगों को ट्रेड करने का मौका भी मिलेगा। नाउ नंबर फोर, रिस्क को किस तरह रिड्यूस करें। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आप मार्जिन रिड्यूस कर दें। जब आप मार्जिन कम अलाउ करेंगे तो रिस्क वैसे ही अंडरलाइंग एसेट में कम हो जाता है। तो वॉलेटिलिटी जो आप कहते हैं कि बहुत वॉलेटाइल है, अभी हमारे बच्चे उसमें 30-4 टाइम्स मार्जिन लेके बैठे होते हैं दिल पकड़ के, और अकाउंट उड़ा रहे होते हैं हर दिन बेसिस के ऊपर। तो आपको लगता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन आपका मार्जिन उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग रोल प्ले करता है, तो वो आप कम कर दीजिए। तो अगर आप तो ये कोई पाथ निकल सकता है मूविंग फॉरवर्ड कि अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप इन तरीकों से किसी तरह से एक्सेप्टेबिलिटी लेकर आए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर में इसी तरीके से इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसी तरीके से ग्रेजुअली उसको कोई स्पेस दी जा रही है। तो हमें न सिर्फ ये कि एज अ टेक्नोलॉजीज को समझना है, इसके इंसेंटिवाइजेशन मैकेनिज्म के लिए कोई स्पेस निकालनी है, प्लस कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर डिस्क्लेमर, इन्वेस्टर एजुकेशन, और उसके साथ साथ उसमें जो अंडरलाइंग उसकी ट्रेडिंग है उसका रिस्क कम करना होगा थ्रू सम रेगुलेटरी मेजर्स। आई थिंक दैट कैन बी द पाथ मूविंग फॉरवर्ड। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बाकी साहब ज्वाइन करने का और आपके कीमती वक्त का। अब हम बढ़ेंगे अमायत तोला साहब की तरफ। तो आप थोड़ा सा अपना ज़रा हमें दें कि जी क्या किस तरीके से जो है वो हम क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल या ब्लॉकचेन को जो है वो हतमी शक्ल दे सकते हैं। देखें, पहले तो हमें डिसाइड करना होगा कि हमें देनी है शक्ल या नहीं देनी है। अगर देनी है तो ठीक है, सही है, फिर देन वी हैव टू सी हमें इसको किस ज़ुमरे में लेके जाना है। अगर हम इसको एज अ कमोडिटी ट्रीट करते हैं, हमारा करंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको सही तरीके से प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को, वो सही तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मूवमेंट एज यू सेड इज बॉर्डरलेस। तो उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं जिस वजह से जो है इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, ड्रग ट्रैफिकिंग, और उससे किस तरह बचा जा सकता है, ये सबसे मेन कंसर्न है। इसके ऊपर हमने बिल्कुल डिस्कस भी नहीं किया, उसको भी आप कवर अप करते हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वगैरह वगैरह के लिए तो जो आई थिंक मिनिमम स्टैंडर्ड है इन द सेंस कि जिससे बचा जा सकता है, वो यही है कि हम अपनी जो केवाईसी रेगुलेशन है इसको रेगुलेट करें, सही है, और केवाईसी रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग करें। दुनिया भर में यही हो रहा है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन पे बिल्कुल सख्ती से उनको केवाईसी रेगुलेशन फॉलो करवाई जा रही है, ताकि एटलीस्ट कुछ भी किसी का नुकसान होता है, कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है, तो वहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन में मौजूद जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो उस हुकूमत के साथ या वहाँ के जो भी कंसर्न अथॉरिटी उसके साथ डेटा शेयर कर सकें।
यहाँ पे फिलवक्त इशू यही है कि यहाँ पे कोई रेगुलेशन है नहीं, तो यहाँ के लॉ के मुताबिक जो है अगर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेट कर रहा है तो यहाँ पे वो इट इज़ नॉट बाउंड, नहीं लीगल कवर नहीं है, इट इज़ नॉट बाउंड बाय द लॉज, क्योंकि यहाँ कोई लॉ है ही नहीं, ये ग्रे एरिया है। और मेरे ख्याल से इसको हमें देखना चाहिए और इसको कोई लीगल कवर या लीगल शक्ल इसकी देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमायत तोरा साहब, लीगल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक ब्रोकर्स में भी जो है वो क्रिप्टो करेंसी की इलीगल ट्रेड के हवाले से बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस पाई जाती हैं और वो भी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं। तो उनका मौक़िफ़ जानने के लिए हमने जो है वो रब्ता किया है एहसन मेहनती साहब ने, डायरेक्टर हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। तो इनसे हम थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि क्रिप्टो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्रिप्टो जिस तरीके से करेंसी और डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट और रिसीट्स का जो है वो एक नया टेक्नोलॉजिकल दौर में दुनिया दाखिल हो रही है, तो एज ए स्टॉक के जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो इसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब उसको अडॉप्ट करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है और आई थिंक कि इसको जो है इस वक्त बैन किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और हम ये समझते हैं कि इसको बैन होना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर को काफ़ी नुकसानात होते हैं। एक तो पहली बात ये है कि पाकिस्तान एक्सचेंजेस जो हैं, स्टॉक एक्सचेंज हो गई या मर्केंटाइल एक्सचेंज हो गई, ये रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं, बट क्रिप्टो को जो है वो देखने वाली कोई सेंट्रल बैंक नहीं है या कोई अथॉरिटी नहीं है। आई थिंक कि पहले इसकी इंटरनेशनल लेवल पे फॉर्मेशन होनी चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर को जो है ना इन्वेस्टर्स के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और उससे पहले जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया है, स्टेट बैंक ने किया है, इसको बैन किया। आई थिंक कि इसको स्ट्रिक्टली जो है मॉनिटर करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर को नुकसानात नहीं हो। देखिए, नॉर्मली देखा गया है कि इन्वेस्टर्स को जो नुकसान होता है ना वो तो हाई लीवरेज की वजह से होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लीवरेज ले जाते हैं कि लेकिन अगर इसको रेगुलेट कर दिया जाए, जिस तरह हमारी स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटर के तौर पे काम कर रही होती है, SECP है, तो वो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो अगर डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया जाए तो उसमें फिर भी कोई हरज है या स्टिल आप लोगों को जो है वो रिजर्वेशन रहेगी बीइंग जो स्टॉक के जो ब्रोकर हजरात हैं? देखिए, आई थिंक स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटेड इदारा है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मॉनिटर करती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के थ्रू। अब ये जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग है, इसको ये तो एक इलीगल ट्रेडिंग है पाकिस्तान के अंदर, और जिसको स्टेट बैंक जो है मॉनिटर ना रेगुलेट कर सकती है, ना इसकी प्राइसिंग को देख सकती है, ना इस पे स्पेकुलेट कर सकती है, ना इसका फ्यूचर बता सकती है। तो आई थिंक ये मेजर रीजन है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल जो बिटकॉइन चल रहा है या फिर जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इथेरियम है, वो सारी एक अनरेगुलेटेड फेज के अंदर जो है वो आती हैं। उसमें एक मेजर फ्लक्चुएशन डेली बेसिस पर होता है, इन्वेस्टर को नुकसानात भी होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स को फायदे भी होते हैं। बट आई थिंक कि अगर ये अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री रही तो उसमें जो है जो करेंसी है उसकी फ्लक्चुएशन भी होती है, इन्वेस्टर को नुकसानात होते हैं, और फिर इसके लॉन्ग टर्म नताइज जो है वो बेहतर नहीं होते अगर एक अनरेगुलेटेड तरीके से जो है इसको ग्लोबली जो है। मैं मेहनती साहब, मेरा असल में सवाल यही है कि इसको आपके जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं अगर वो इस सिलसिले में हेल्प कर सकते हैं इसको रेगुलेट करने में या रेगुलेट करने के हवाले से। ज़ाहिर है हमारे पास टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स की कमी है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह की मिसाल लें तो वहाँ पे इसको बहरहाल एक एसेट क्लास के तौर पर डिफ़ाइन किया गया है। तो अगर इसको यहाँ पे भी रेगुलेट कर दिया जाए तो उसमें आप लोगों के जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो किस हद तक इसमें रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, ब्रोकरेज हाउसेज मेंबर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, तो अब जाहिर है ब्रोकरेज हाउसेज तो इनकरेज नहीं करेंगे एक ऐसी करेंसी को जो कि जो है वो इस वक्त रेगुलेटेड नहीं हो। ब्रोकरेज हाउस इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर जो है इसको रेगुलेट नहीं करवा सकते अनटिल लेस कि इसकी एक ग्लोबल लेवल पर जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हो इन क्रिप्टो करेंसीज की। आई बिलीव इस वक्त जो है ब्रोकरेजेस डिस्करेज कर रहे हैं, और इसको वो मेंबर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं स्पेशली वो इसको ट्रेड नहीं करेंगे, इसको डिस्करेज करते हैं, और इसको ये बैन है पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक की तरफ से।
नहीं, स्टेट बैंक की तरफ से तो बैन है सर, लेकिन अब अगर मैं फ़र्ज़ करें देखें ना, एक दुनिया जो है वो अल्टीमेटली जो है वो चेंजेस की तरफ ही जा रही है। हर एक जो चीज़ आप ले लें उसमें कोई ना कोई चेंज आता रहता है, ठीक है ना। अब ये एक मनी है। स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो कमोडिटीज़ एक्सचेंज हुआ करती थी, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो धातें वगैरह आ गई, फिर अशरफियाँ आ गई, फिर उसके बाद जो है वो पेपर करेंसी आ गई, फिर उसके बाद जो है वो क्रेडिट कार्ड्स आ गए और सो ऑन। तो अभी आगे अगर एक स्टेप फॉरवर्ड जो है वो डिजिटल करेंसी जा रही है, और उसको मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि अनरेगुलेटेड है, बिल्कुल अनरेगुलेटेड नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत सारे रिस्क हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इसको रेगुलेट प्रॉपरली कर दिया जाए तो आप लोगों के पास तो एक और बिजनेस वेंचर आ जाएगा ना। आप ये वाला स्टॉक एक्सचेंज तो ज़ाहिर है वो तो उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, एक अपनी सिग्निफिकेंस है। अगर आपके पास एक और जो है वो रिसोर्स आ रही है जिसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर ये जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं इनको तो इसको मेरे ख्याल में प्रमोट करना चाहिए कि इसको भी अडॉप्ट करें। देखिए, बिल्कुल, अगर कोई इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी या इसकी कोई जिम्मेदारी इंटरनेशनल लेवल पर रेगुलेशन की इसकी जिम्मेदारी लेता है तो ब्रोकरेज हाउसेज इसको इनकरेज करेंगे और इसको यूज करेंगे। बट अप अंटिल लेस के इसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है और ये सेंट्रल बैंक्स, ग्लोबल सेंट्रल बैंक से जो है बालातर है, तो उसके बाद जो है इसका जो फ्यूचर है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से जो है वो ब्रोकरेज हाउस डिस्करेज करते हैं इन्वेस्टर लॉसेस को बचाने के लिए। और फिर जाहिर है SECP इसको क्रिटिकली चेक करता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं इन्वेस्टर्स के सामने लाए जाएं जिनको कोई रेगुलेट नहीं करता। तो अप अंटिल लेस कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई रेगुलेटर इसको मॉनिटर करे, इसकी इंट्रोडक्शन को, नई जो क्रिप्टो करेंसीज आती हैं उनके उसके जो है उसके फीचर्स को अप अंटिल लेस उसकी अप्रूवल हो ग्लोबल लेवल पर, और फिर सेंट्रल बैंक उसको एक्सेप्ट करें ग्लोबली। आई बिलीव जब तक जो है वो इसको डिस्करेज ब्रोकरेज हाउसेस करते हैं लोकली। अच्छा देखें, ग्लोबली अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो ग्लोबली तो इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। इंडिया में भी जो है ना बाकायदा इसके ऊपर पार्लियामेंट लेवल के ऊपर अप्रूवल्स का प्रोसेस चल रहा है। बांग्लादेश ने भी स्ट्रेटजी एक डेवलप की हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी जो है वो, जैसा मैंने बताया कि इसको एज ए ट्रेड तो अडॉप्ट किया हुआ है, एज ए करेंसी तो स्टेट लेवल ने अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन इसकी ट्रेडिंग की बहरहाल परमिशन दी हुई है। तो अगर उसकी यहाँ पाकिस्तान में परमिशन दे देते हैं विद इन द लिमिटेड टाइम या लिमिटेशंस के साथ, कि जैसे उसमें कैप्स वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस करा दें कि एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, या उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लीवरेज नहीं ली जा सकती, तो क्या ये हम इसे फॉरेन जो रिजर्व्स हैं या फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं कर सकते क्या? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं और इसमें गेन भी हो सकते हैं अगर ये रेगुलेटेड हो जाए। तो आई थिंक कि जब तक कोई रेगुलेटर नॉमिनेट नहीं होता ग्लोबल लेवल पर, तब तक लोकल लेवल पर इसकी परमिशन नहीं होगी। और जाहिर है इन्वेस्टर लॉसेस को बचाना है, हमने देखना है पाकिस्तान करेंसी की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो जाती है। हालिया तौर पे $20 बिलियन से ज्यादा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो पाकिस्तान है उससे ज्यादा तनकीद की गई है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तानी की इस करेंसी के अंदर इस जो है वो आई है। और फिर आई थिंक कि ये जो स्पेकुलेशन है, आई थिंक कि ये अगर इसमें इन्वेस्टर लॉसेज होते हैं तो फिर फॉरेन करेंसी का जो इम्पैक्ट है पाक रुपी पर भी आता है। तो आई थिंक कि जब तक इसको इंटरनेशनल लेवल पर कोई रेगुलेटर इसका नहीं आता, जब तक जो है इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए। और फिर जाहिर है हमारी जो दीगर कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज है, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, यहाँ पर इसकी रेगुलेशन पर जो है तवज्जो दी जा सकती है। बट इस वक्त हमें जो है एक इनिशियल लेवल पर जो है इंडिकेशन है कि वहाँ पर इसकी जो है ट्रेडिंग इलीगली वहाँ पर भी जो है वो देखी जा रही है। और आई थिंक कि चाइना में भी इसको बैन किया गया। आई बिलीव कि जब तक कोई रेगुलेटर इन क्रिप्टो करेंसीज का नहीं होगा, जब तक जो है इनकरेज नहीं किया जाएगा रेगुलेटर से पाकिस्तान के अंदर, और रेगुलेटर स्पेशली स्टेट बैंक है या फिर SECP है या फिर ब्रोकरेज हाउसेज जो है उनको रेगुलेट SECP करता है, तो इस वक्त जो है इसको बैन किया गया है। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से आप देखते हैं कि स्कोप है या इट हैज़ टच्ड इट्स पीक? देखिए, आई थिंक कि इस वक्त काफी ज्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान मार्केट का आउट परफॉर्म करना। मल्टीपल 4 से 5 मल्टीपल पर एक्सचेंज इस वक्त चल रहा है और आई थिंक कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है नए इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए। होपफुली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ बेहतर होगा और फिर मार्केट जो है वो इम्प्रूव करेगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, बात हो रही थी, डायरेक्टर थे आरिफ हबीब ग्रुप के। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। नाज़रीन, आज की आपने गुफ्तगू सुनी और मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के हवाले से जो है वो काफ़ी मालूमात हासिल हुई होंगी। ख़ास तौर पे स्ट्रेटजिकली हमने किस तरीके से मूव करना है। जो हमारे जो इस वक्त पैनलिस्ट थे
उन्होंने जो हमें राय दी है, जो लुब्बे लवाब है, मैं उसको अगर समराइज़ करना चाहूँ तो वो ये है कि जी क्रिप्टो को एज ए टेक्नोलॉजी लिया जाए और इसको ना सिर्फ ये कि एक सट्टे के आइटम के तौर पे ना लिया जाए, इसमें रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए रेगुलाइजेशंस लाई जाएं, रेगुलेटर्स को जो है वो अपॉइंट किया जाए ताकि और उन रेगुलाइजेशंस को लाने के लिए जो लीगल एक्सपर्ट हैं, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मदद ली जाए। उसमें हम जो है वो फॉरेन एक्सपर्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इसका एक हतमी शक्ल इसको दी जा सके, इसका एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।